बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम माइक्रोबायोलॉजी के सिक्स चैप्टर के बारे में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एसेप्सिस के कॉन्सेप्ट ऑफ एसेप्सिस क्या है, एसेप्सिस का क्या मतलब है, इसका जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसके लिहाज से काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू यानी एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस है क्या चीज़। यानी हम हॉस्पिटलाइज्ड में एसेप्सिस डिवाइस को कौन कौन से डिवाइस है जो एसेप्सिस है और कौन से डिवाइसेस है जो हम उसको एसेप्सिस तरीके से उसको स्टेरिलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे जो रेड बॉक्स में लिखा है नो जॉन जोन, इसका मकसद ये है कि अगर हम जो इक्विपमेंट्स है जो हॉस्पिटलाइज में इस्तेमाल होती है उसको हम ऐसी तरीके से स्टेरिलाइज करें जो जिसमें जर्म्स की कोई पैदाइश ना हो, मतलब वहाँ पे जर्म्स की रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव दोनों फेज़ हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम एसेप्सिस कहते हैं। तो ये माइक्रोबायोलॉजी का फिफ्थ चैप्टर है, हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ एसेप्सिस क्या है। ये ब्रीफली ओवरव्यू लेक्चर ओवरव्यू है। इसमें जो मुख्तलिफ़ तरह के टर्म है, मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस कैसे कहते हैं, चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, रिस्क फैक्टर फॉर इन्फेक्शन क्या है, और WHO 5 मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। यानी ये जो सारे की पॉइंट नज़र आ रहे हैं इसको हम डिटेल से नेक्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम इस ब्रीफ ओवरव्यू के बारे में हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि ये जो नया चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ एसेप्सिस, ये न्यू स्लाइड है। तो न्यू स्लाइड को हम डिटेल से पढ़ेंगे एमसीक्यू लेवल के लिहाज से और वैसे कॉन्सेप्ट के लिहाज से। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेप्सिस के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन ऑफ एसेप्सिस, व्हाट इज़ एसेप्सिस। अगर हम पहले बात करेंगे एसेप्सिस तो ये दो टर्म से बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए मीन्स नो विदाउट, यानी नहीं। एसेप्सिस मीन्स जरासीम कश, यानी वो सब्सटेंस या वो शे या वो मटेरियल जिस पर बैक्टीरिया मौजूद ना हो, जिस पर वायरस, जिस पर जर्म्स मौजूद ना हो, तो ऐसी सब्सटेंस को एसेप्सिस कहते हैं। हर वो शे या हर वो सब्सटेंस जिस पर जरासीम का कोई प्रोडक्शन मौजूद ना हो, चाहे वो जरासीम का रिप्रोडक्टिव फेस हो या नॉन रिप्रोडक्टिव फेस हो, वो मौजूद ना हो तो उसको हम एसेप्सिस कहते हैं। लेकिन अगर किसी मटेरियल पे मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सेप्सिस। द टर्म एसेप्सिस मीन्स द एब्सेंस ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन एसेप्सिस का जो टर्म है वो निकला है एब्सेंस ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ प्रोड्यूस करता है उसकी अगर एब्सेंस हो, वहाँ पे मौजूद ना हो, तो ऐसी प्रोसेस को हम एसेप्सिस कहते हैं। Reducing the number of microbe to irreducible manner, इरेड्यूसिबल नंबर, यानी एसेप्सिस में हम माइक्रोब के नंबर को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं इनटू इरेड्यूसिबल नंबर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद को हम रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। वो रिप्रोडक्टिव फेस हो चाहे उसका, या इरिप्रोडक्टिव यानी नॉन रिप्रोडक्टिव फेस हो। रिप्रोडक्टिव फेज में वो डिवीजन करता है और नॉन रिप्रोडक्टिव फेज में वो ग्रोथ वगैरह हासिल करता है। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं। सम टोटल ऑफ द एफर्ट टू कीप द पेशेंट इन्वायरमेंट फ्री फ्राम कंटेमिनेशन एंड द पेशेंट फ्री फ्राम कॉलोनाइजेशन। इन हमारा मकसद ये है, जो टोटल एफर्ट है, कोशिश हम कर रहे हैं, वो ये है कि पेशेंट का जो इन्वायरमेंट है वो कंटेमिनेशन से हम दूर रखा जाए। चाहे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉलोनाइजेशन है, जो कॉलोनी है, जो यानी इकट्ठा टुगेदर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इकट्ठा होते हैं तो इसको हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। वो बिल्कुल फ्री हो जाए, यानी पेशेंट के इन्वायरमेंट से वो बिल्कुल फ्री हो जाए, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसेप्सिस कहते हैं। Concept of sepsis: the nurse effort to minimize onset and spread the infection based on principle of aseptic technique। यानी नर्स का एफर्ट क्या है, काम क्या है, उसका काम ये है कि वो मिनिमाइज़ करे, यानी कम से कम रखे जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे, या वो किल ना हो सके लेकिन उसकी तादाद तो रिड्यूस करें। यानी चाहे, क्योंकि उसकी वजह से इन्फेक्शन काज होती है और वही इन्फेक्शन फिर माजीद नेक्स्ट पेशेंट को स्प्रेड होती है, नेक्स्ट हेल्थी पर्सन को स्प्रेड होती है। तो नर्स का जो पहला एफर्ट है वो ये है कि वो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद को रिड्यूस करे, इसके नंबर को रिड्यूस करे, यानी उसका जो बेसिक एफर्ट है वो ये है, और उसको किल करे। चाहे वो एसेप्टिक टेक्निक उस पर अप्लाई करे या स्टेरिलाइजेशन मेथड उस पर अप्लाई करे, यानी जितनी भी मेथड है जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल होती है, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसेप्सिस कहते हैं। तो ये नर्स का फर्स्ट एफर्ट है, पहली कोशिश है इसका। एसेप्टिक टेक्निक इज एन एफर्ट टू कीप द क्लाइंट इज फ्री फ्रॉम एक्सपोजर टू द इन्फेक्शियस काजिंग पैथोजन एज पॉसिबल। यानी एसेप्टिक टेक्निक वो टेक्निक है जो एफर्ट, जो कोशिश करती है कि क्लाइंट फ्री हो जाए बिल्कुल इन्फेक्शियस काजिंग पैथोजन से, यानी वो पैथोजन जो इन्फेक्शन काज करता है। तो एसेप्टिक टेक्निक का वो काम है कि वो पैथोजन जो इन्फेक्शियस डिजीज़ काज करती है वो बिल्कुल फ्री हो जाए इन्वायरमेंट से। फॉर एग्जांपल, इन्वायरमेंट में अगर इन्फेक्शियस काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन मौजूद है, अगर वो फ्री हो जाए,
किसकी वजह से? एसेप्टिक टेक्निक्स की वजह से। मिसाल के तौर पर एसेप्टिक टेक्निक हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो हार्ट सर्जरी हो या ट्रांसप्लांटेशन मेथड हो, यानी जो भी सर्जरी हो हॉस्पिटलाइजेशन में, तो उसको क्लीन आउट करने के लिए, उसको स्टेरिलाइज करने के लिए हम जो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम एसेप्सिस कहते हैं। और वो स्टेरिलाइजेशन मेथड या वो पास्चराइजेशन मेथड या जो भी मेथड होगा जिसकी वजह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वो पैथोजन जिसकी वजह से इन्फेक्शियस डिजीज़ काज होती है, तो इसको हम रिड्यूस करें, इसको हम किल करें ऐसे पैथोजन को, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसेप्टिक टेक्निक कहते हैं। टाइप्स ऑफ एसेप्सिस टेक्निक अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या है। एसेप्सिस टेक्निक्स के माजी दो किस्म के हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ एसेप्सिस, मेडिकल एसेप्सिस एंड सर्जिकल एसेप्सिस। इन दोनों में फ़र्क क्या है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके लिहाज से यानी एमसीक्यू पॉइंट के लिहाज से ये बहुत अहम है कि हमने जानना है व्हाट इज़ मेडिकल एसेप्सिस एंड व्हाट इज़ सर्जिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस इज आल्सो नोन एज क्लीन टेक्निक एंड सर्जिकल एसेप्सिस रिफर टू स्टेरिलाइल टेक्निक। मेडिकल एसेप्सिस को हम क्लीन टेक्निक कहते हैं। क्लीन टेक्निक्स का मतलब ये है कि अगर हमारे पास टेक्निक्स है वो हम क्लीन करें। क्लीन का मकसद वो हम सोप के ज़रिए उसको वाश करें, या फॉर एग्जांपल डिटोल के ज़रिए उसको हम वॉश अप करें, या फॉर एग्जांपल डिटर्जेंट के साथ उसको हम वॉश करें, तो ऐसी प्रोसेस को हम मेडिकल एसेप्सिस कहते हैं। मेडिकल एसेप्सिस या मेडिकल टेक्निक वो टेक्निक है जो हम फॉर एग्जांपल जो भी टेक्निक हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, वो हमें सोप के ज़रिए या डिटर्जेंट के ज़रिए या कोई अदर सॉल्यूशन या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वगैरह उसके ज़रिए से हम उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी सरफेस पे या टेक्निक्स पे मौजूद है वो हम रिमूव करें डिटर्जेंट के ज़रिए, सोप के ज़रिए, साबुन के ज़रिए या कोई अदर एजेंट्स के ज़रिए, तो इसको हम मेडिकल एसेप्सिस कहते हैं। और सर्जिकल एसेप्सिस वो एसेप्सिस है रिफर टू स्टेरिलाइल टेक्निक, यानी जिसको हम टेक्निक बिल्कुल स्टेरिलाइज करते हैं। स्टेरिलाइज का मतलब या स्टेराइल का मतलब विद हैव नो एबिलिटी ऑफ ए पैथोजन टू प्रोड्यूस एनी रिप्रोडक्शन फेज, यानी स्टेराइल का मतलब ये है कि वो फर्टाइल नहीं, एक होता है फर्टाइल, एक होता है स्टेराइल। फर्टाइल में पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी पेयर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी हो सकती है, लेकिन जब वो स्टेराइल हो जाता है तो स्टेराइल टेक्निक्स का मकसद ये है कि वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी रिप्रोडक्शन स्टेज और ग्रोथिंग फेज़ दोनों ख़त्म हो जाती है। जब रिप्रोडक्शन फेज़ ख़त्म हो जाती है तो मतलब सिचुएशन फेवरेबल अगर भी है, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो पैथोजन डेड हो गया, किल हो गया, तो अब मज़ीद पेशेंट्स को ट्रांसफ़र ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ट्रांसफ़र ऑफ पैथोजन की एबिलिटी नहीं हो सकती। मेडिकल सेप्सिस की अगर आप बात करेंगे तो ये जो बॉक्स में दोनों डिफरेंशिएशन लेकर हुआ यहाँ पे, पहले हम मेडिकल सेप्सिस के बारे में बात करेंगे। प्रोड्यूस नंबर ऑफ पैथोजन, यानी रिड्यूस द नंबर ऑफ पैथोजन। मेडिकल सेप्सिस में हम पैथोजन के नंबर को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। रिफर टू एज अ क्लीन टेक्निक, इसको हम क्लीन टेक्निक कहते हैं। यूज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, एनीमियाज, ट्यूब फीडिंग, डेली हाइजीन और हैंड वाशिंग इन नंबर। यानी यहाँ पे जो मेडिकल एसेप्सिस में हम यूजुअली इस्तेमाल कर सकते हैं वो हैंड वाशिंग है, और दूसरा यानी डेली हाइजीन है, यानी जो डेली की बेस पर सफाई होती है, और इसके साथ साथ ट्यूब फीडिंग है, एनेम्स है, मेडिकेशन है, यूज़ इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। यानी ये जितनी भी प्रोसेस है मेडिकेशन को हम क्लीन आउट करते हैं, इनिमास को हम क्लीन आउट करते हैं। ट्यूब फीडिंग यानी वो ट्यूब जिसके ज़रिए फॉर एग्जांपल या वो कैथेटर हो, ये बाहर के कैथेटर तो हम उसको रिमूव करते हैं, यानी ट्यूब फीडिंग में यानी वो ट्यूब जिसको बच्चे जिसके ज़रिए बच्चे दूध पिलाते हैं उसे, या डेली हाइजीन है, हैंड वाशिंग है एटसेट्रा। तो ये सारे सोप्स के ज़रिए, डिटर्जेंट्स के ज़रिए जो टेक्निक को हम क्लीन करते हैं, तो ऐसी प्रोसेस को मेडिकल एसेप्सिस कहते हैं। सर्जिकल एसेप्सिस कैसे कहते हैं? एलिमिनेट ऑल पैथोजन रिफर टू स्टेराइल टेक्निक, यानी इसको हम सारे पैथोजन ऐसे रिमूव करते हैं। जब सारे पैथोजन रिमूव हो जाए, और इसमें ऐसी बात है कि वो स्टेराइल टेक्निक बनता है। स्टेराइल का मकसद कि वो उसकी रिप्रोडक्टिव फेज़ और नॉन रिप्रोडक्टिव फेज़ दोनों अगर हम डेट करें, दोनों अगर हम किल करें, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सर्जिकल एसेप्सिस कहते हैं। यूज्ड इन ड्रेसिंग चेंज, ड्रेसिंग चेंज में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैथेटराइजेशन में, और सर्जिकल प्रोसीजर। जो भी सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा हो तो उसमें हम सर्जिकल एसेप्सिस इस्तेमाल कर सकते हैं। कैथेटराइजेशन, जब हम कैथेटर को चेंज करते हैं, कैथेटर एक्चुअली वो प्रोसेस है जो हम यूरिन को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कैथेटराइजेशन का मकसद ये है कि कैथेटराइजेशन को हम सर्जिकल एसेप्सिस में डालते हैं। और दूसरा है ड्रेसिंग चेंज, यानी जो फॉर एग्जांपल ओटी रूम होती है, ऑपरेशन थिएटर जो रूम होती है किसी हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ पे जो ड्रेसिंग चेंजेस होती है, नहीं तो वो ड्रेसिंग हम स्टेरॉइल्स टेक्निक के ज़रिए उसको क्या कहते हैं? स्टेरॉइल्स टेक्निक्स के ज़रिए उसको हम स्टेरॉइल टेक्निक कहते हैं। जो ऐसी प्रोसेस में उससे पैथोजन की बहुत रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव फेज दोनों रिमूव होती है, तो ऐसी प्रोसेस को सर्जिकल एसेप्सिस कहते हैं।
मेडिकल सेप्सिस डिफिनीशन मेजर यूज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मेजर यूज टू प्रिवेंट यानी मेडिकल सेप्सिस वो मेजरमेंट है, वो पैमाइश है जो हम एक जगह से दूसरी जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेडिंग को रोक सके, तो ऐसी प्रोसेस को मेडिकल सेप्सिस कहते हैं। यानी वो मेजरमेंट, वो पैमाइश, वो डिवाइस जिसके ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऐसी प्रोसेस को मेडिकल सेप्सिस कहते हैं। ऑल द मेजर एम्ड एट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी जो तमाम मेजरमेंट है मेडिकल सेप्सिस के अलावा से, हमारा एम ये है, हमारा मकसद ये है कि हम उसके नंबर को रिड्यूस करें, उसकी स्प्रेडिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस करें। ड्यूरिंग डेली रूटीन केयर द नर्स यूज बेसिक मेडिकल एसेप्टिक टेक्निक टू ब्रेक द इन्फेक्शन चेन। यानी डेली के बेस पर जो हम केयर देते हैं, रूटीन के बेस पर नर्स जो पेशेंट को केयर देते हैं और जो मेडिकल एसेप्टिक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, उसका मकसद ये है कि जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है उसको हम ब्रेक सकें। चेन ऑफ इन्फेक्शन नीचे स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे 6 पॉइंट में। एग्जाम्पल ऑफ मेडिकल सेप्सिस आर चेंजिंग द क्लाइंट बेड लीन डेली। इसका मकसद ये है, या एग्जाम्पल मेडिकल सेप्सिस का कुछ यो है कि चेंजिंग द क्लाइंट बेड्स के जो लिनिन है उसको हम डेली के बेस पर चेंज करना। लिनिन उसी पर्दे को कहते हैं, कुछ पर्दे को बार बार चेंज करना है। प्लास्टिक से बना हुआ होता है। हैंड वाशिंग बार बार यानी डेली के रूटीन के बेस पर हम हैंड वाशिंग करते हैं। 5 मोमेंट ऑफ हैंड वाशिंग हमने पढ़े है कि हैंड वाशिंग 5 मोमेंट्स में कर सकते हैं हम। और 5 मोमेंट क्या है? बिफोर द बिफोर टचिंग द टेक्निक्स, आफ्टर टचिंग द टेक्निक्स एट्सेट्रा, ये 5 मोमेंट है। आफ्टर टचिंग द एसेप्टिक, आफ्टर टचिंग द फ्लूइड्स, जब आप फ्लूइड को टच करते हैं। व्हेन एक्सपोज टू द फ्लूइड, जब आप किसी फ्लूइड को एक्सपोज होते हैं तो फिर भी आपने हैंड वॉशिंग करना है। व्हेन यू सराउंडिंग आफ्टर द पेशेंट, व्हेन यू सराउंडिंग फेस, अगर सराउंडिंग के यानी अगर पेशेंट के फॉर एग्जांपल ऑपरेशन के बाद आपने ऐसी ही पेशेंट्स के रूम में अगर आपने किसी बॉडी को टच किया, किसी मटेरियल को टच किया, तो इसके बाद भी आपने क्या करना है? हैंड वाशिंग करना है। तो 5 तरीके से हम हैंड वाशिंग करते हैं। 5 मोमेंट है, जो 5 मोमेंट अगर आपके पास वहाँ अवेलेबल हो तो आपने हैंड वाशिंग करना ज़रूरी है। और स्टेप 7 है, 7 स्टेप में हैंड वाशिंग करनी है। मतलब कि जो हैंड वाशिंग है वो 7 स्टेप पर मुश्तमिल है। बैरियर टेक्निक, अगर बैरियर टेक्निक हो एंड रूटीन इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, रूटीन के बेस पर इन्वायरमेंट को क्लीन करना, साफ़ करना, तो ये हमारा क्या है? ये मेडिकल एसेप्सिस है। और बैरियर टेक्निक्स का मकसद ये है कि बैरियर्स कहते हैं रुकावट को, यानी वो टेक्निक जो रुकावट बनती है किसको? ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो पैथोजन जो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन बाय हेल्प ऑफ टेक्निक्स के जरिए, तो इसको हम एक बैरियर लगाते हैं। बैरियर का मतलब सोप भी हो सकता है, सोप के जरिए उसको हम कंट्रोल करते हैं, डिटर्जेंट के जरिए हम कंट्रोल करते हैं, तो ऐसी प्रोसेस को हम मेडिकल एसेप्सिस कहते हैं। फॉलो आइसोलेशन टेक्निक इज़ अप्रोप्रिएट, हमने आइसोलेशन टेक्निक को आइसोलेट करना है जिस तरह के हो सके, या जैसा यानी पॉसिबल तरीके से हमने जो टेक्निक्स है उसको आइसोलेट करना है। ये मेडिकल एसेप्सिस में आता है। क्लाइंट विद हाई सस्केपिटेबिलिटी टू इन्फेक्शन रिक्वायर स्पेशल प्रिकॉशन टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू द पैथोजन। यानी वो क्लाइंट जिसका सस्केपिटेबिलिटी कह सके थे, यानी वो पर्सन जो रेजिस्टेंस कम पेश करता है पैथोजन को, तो वो क्लाइंट जो हाई सस्केपिटेबल हो इन्फेक्शन के लिए, रिक्वायर स्पेशल प्रिकॉशन, उसके लिए स्पेशल प्रिकॉशन होना चाहिए, उसके लिए एक स्पेशल सेफ्टी होना चाहिए टू प्रिवेंट एक्सपोज टू द पैथोजन, के वो पैथोजन को एक्सपोज ना हो जाए। इसका मकसद ये है कि वो क्लाइंट जो इन्फेक्शन जिसका इम्यूनिटी रिड्यूस हो, जिसका इम्यूनिटी कम है, वो पेशेंट ज़ाहिर बात है जिसका इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उस पर पैथोजन एजिले टेक करता है, तो हमने उसके लिए ऐसे डिसीजन लाना है, ऐसे प्रिकॉशन मेथड्स इस्तेमाल करना है जिससे वो प्रिवेंट हो जाए, जिससे वो बच सके। In medical sepsis, an area or object it is considered contaminated only if it is susceptible of containing pathogen. Example used: bed pain, the floor of the wet piece of the gauze, etc. मेडिकल सेप्सिस में हमें यूजुअली वो एरिया या वो ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं जो वो कंटेमिनेटेड हो। कंटेमिनेटेड का मतलब गंदापन। कंटेमिनेटेड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया सारे मौजूद होते हैं, ठीक है। चाहे वो कंटेमिनेटेड वाटर हो, चाहे वो कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट हो या कंटेमिनेटेड एरिया हो। इट इज़ ओनली सस्पेक्टेड ऑफ द कंटेनिंग पैथोजन। इसका मकसद ये है कंटेमिनेटेड कि वो एरिया, वो रीजन जो पैथोजन पर मुश्तमिल हो। एग्जांपल यूज्ड बेड पेन, अगर आप बेड पेन को देखें तो वहाँ पे कंटेमिनेटेड है। द फ्लोर एंड द वीट पीस ऑफ द गाज के फ्लोर और वीट पीस को अगर आप देखें तो ये क्या है? या फॉर एग्जांपल हम यूजुअली हॉस्पिटल में जब घूमते फिरते तो वहाँ मुख्तलिफ चप्पल के ज़रिए फॉर एग्जांपल हमारा फूड का कंटेक्ट होती है इसी फ्लोर के ऊपर, तो जब फ्लोर के ऊपर वायरस, जरासीम वगैरह हम छोड़ देते हैं तो फिर इसको हम डिटोल
या सोप के ज़रिए उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो ये जो बेसिकल प्रोसेस है ये मेडिकल एसेप्सिस है। या गाज़ एक ट्यूब है, यूजुअली हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑपरेशन थिएटर्स के लिए। इसके वीट के ऊपर इसके नीचे हिस्से के साथ मुख्तलिफ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह अटैच होते हैं। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमें मेडिकल एसेप्सिस का होना, प्रोसेस का होना ज़रूरी है। कॉर्नर स्टोन ऑफ मेडिकल एसेप्सिस क्या है? यानी कॉर्नर स्टोन ऑफ मेडिकल एसेप्सिस का मकसद ये है कि हमने किस तरीके से मेडिकल एसेप्सिस को करवाना है। यानी अगर वो एजेंट्स हमारे पास मौजूद है, वो मटेरियल मौजूद है जहाँ पर पैथोजेंस मौजूद हो, तो हम किस तरीके से मेडिकल एसेप्सिस परफॉर्म करते हैं। नो व्हाट इज़ द डायटी, हमने जानना है कि डायटी क्या है। नो व्हाट इज़ द क्लीन, सफाई क्या है। नो व्हाट इज़ द स्टीराइल, स्टीरिलिटी क्या है। कीप दिस कंडीशन सेपरेट, इस कंडीशन को हमने सेपरेट रखना है। रेमेडी कंटेमिनेशन इमीडिएटली, अगर वहाँ पे कोई एरिया, कोई ऑब्जेक्ट, कोई मटेरियल कंटेमिनेटेड हो तो इसको हमने इमीडिएटली सेपरेट करना है, स्टीराइल करना है, उसको हमने क्लीन करना है। डायट्री का मतलब यह है, जो फर्स्ट फैक्टर है जिसका मकसद यह है, नो व्हाट इज़ डायट्री, डायट्री क्या है। डायट्री का मकसद ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, यानी हमने जाना है कि डायट्री क्या है। डायट्री का मकसद ये है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो जिसमें वाटर मौजूद हो, आप कंप्लीटली उसको डाइट करें। डाइट का मतलब जो मॉइस्चर पार्टिकल, जो वाटर पार्टिकल उसके अंदर मौजूद है, वो कंप्लीटली बाहर निकाल देते, इसी प्रोसेस को हम डायट्री कहते हैं। अच्छा, तो हमने बात की कार्नर स्टोन ऑफ मेडिकल एसेप्सिस के। मेडिकल एसेप्सिस में जो कार्नर रिलेटेड स्टोन है, मतलब इसका यह है कार्नर स्टोन का कि जो साइड वाइज मटेरियल है जिसको हम मेडिकल एसेप्सिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है डायरेक्टली है, मतलब कि हम उससे पानी निकाल दें। जो पानी निकाल दे तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे स्टे नहीं कर सकती, उसका नंबर रिड्यूस होता है, उसका ग्रोथ फेज रिड्यूस होता है, उसका रिप्रोडक्शन रिड्यूस होता है। जो क्लीनिनेस है, क्लीनिनेस के बारे में हमने जाना है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए मेडिकल एसेप्सिस की तरह काम करता है। इस तरह स्टीराइल है, कंडीशन सेपरेट को अगर हम मटेरियल को सेपरेट करें, रेमेडी कंटेमिनेशन है, कंटेमिनेटेड को इमीडिएटली हमने रिमूव करना है। ये एक्चुअली कार्नर स्टोन है, साइड वाइज मटेरियल है जो मेडिकल एसेप्सिस को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एसेप्सिस के बुनियादी उसूल क्या है। मेडिकल एसेप्सिस का कौन कौन से बॉडी पर हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं अप्लाई कर सकते, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उसूल क्या है। When the body is penetrated and neutral barrier such as skin is bypassed, the patient is susceptible to any microbe might enter. When body is penetrated, जब बॉडी पेनेट्रेटेड हो जाए, पेनेट्रेटेड का मतलब जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर पेनेट्रेट हो जाए, एंड द न्यूट्रल बैरियर सच स्किन, जिस तरह की स्किन है एक न्यूट्रल बैरियर की तरह काम करता है। न्यूट्रल बैरियर का मकसद ये है कि जो बेनिफिट सब्सटेंस है वो अपने आप को एंटर करता है, और जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो अपने आप को एंटर नहीं होने देते। तो इसमें से स्किन इज बाईपास, इसके ज़रिए स्किन के ऊपर बाईपास होती है, यानी जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो पास नहीं होती, जो बेनिफिशियल सब्सटेंस है वो पास होती है। तो द पेशेंट इज सस्केपेटेबल टू एनी माइक्रोब दैट माइट इंटर, यानी ये जो पेशेंट है ये सस्केपेटेबल हो सकती है कि जो भी माइक्रोब हो वो इंटर हो सकती है। इन इसका मकसद ये है कि अगर कोई बॉडी, एंड द बॉडी इज़ पेनेट्रेटेड, यानी हमारा स्किन ये न्यूट्रल की तरह काम करती है, न्यूट्रल बैरियर की तरह काम करती है। इसका मकसद ये है कि अगर आपके बॉडी का इम्यूनिटी रिड्यूस हुआ, तो चाहे वो बेनिफिटेड सब्सटेंस हो या फॉर एग्जांपल हार्मफुल सब्सटेंस हो, तो वो इजीली इंटर हो सकती है। लेकिन अगर आप न्यूट्रल है, मतलब अगर आपका हेल्थी है, तो हेल्थी के दौरान आपको स्किन के ज़रिए जो बाईपासिंग मटेरियल है वो सिर्फ हार्मफुल सब्सटेंस उसको ब्लॉक करते हैं, और फिर बाकी जो बेनिफिशियल सब्सटेंस है वो इंटर हो सकते हैं। इवन थ्रो इंटैक्ट स्किन इज़ अ गुड बैरियर, यानी इंटैक्ट स्किन जो है, हमारा स्किन वो एक गुड बैरियर की तरह काम करता है अगेंस्ट माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। अ पेशेंट कैन बिकम कॉलोनाइज्ड विद माइक्रोबियल इफ अप्रोप्रिएट प्रिकॉशन आर नॉट टेकन। अगर हमने अच्छे तरीके से प्रिकॉशन नहीं इस्तेमाल किया, अगर हमने अच्छे तरीके से क्लीनाइजेशन, हैंड वाशिंग वगैरह नहीं किया, यानी जितने भी स्किन रिलेटेड प्रिवेंटिव या प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, अगर हमने वो इस्तेमाल नहीं किया, मिसाल के तौर पर हैंड वाशिंग है, या फॉर एग्जांपल आजकल के यानी सोप के ज़रिए अपने हैंड को वॉश करना है, एटसेट्रा डिफरेंट मेथड के ज़रिए अगर आपने स्किन को प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं किया, या डिफरेंट टेक्निक्स आपने उसके ऊपर इस्तेमाल नहीं किया, तो आपको स्किन पे इंटर हो सकती है वो कंटेमिनेटेड, यानी आपका स्किन कंटेमिनेटेड हो सकता है। कंटेमिनेटेड का मतलब कि इसमें डिफरेंट वायरस, बैक्टीरिया वगैरह अटैक कर सकती है। ऑल द बॉडी फ्लूइड फ्रॉम एनी पेशेंट इज कंसिडर्ड कंटेमिनेटेड। ऑल बॉडी फ्लूइड, यानी बॉडी से जितना भी फ्लूइड रिमूव होता है फ्रॉम एनी पेशेंट, चाहे कोई भी पेशेंट हो, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो, चाहे वो ट्यूमर्स का पेशेंट हो, चाहे वो हार्ट अटैक का पेशेंट हो, वो हमें कंटेमिनेटेड समझना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी कंटेमिनेटेड है। मिसाल के तौर पर जो पेशेंट है, पेशेंट से फॉर एग्जांपल स्टूल रिलीज होती है, तो वो ऑलरेडी कंटेमिनेटेड है। उसे स्किन के ज़रिए पेशेंट से जो स्वीट रिलीज होती है वो भी कंटेमिनेटेड है, क्योंकि डिजीज़ मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं।
कुछ ट्रांसमिसेबल है, यानी कुछ कंटेमिनेटेड ट्रांसमिशन पासिंग पॉसिबल हो सकते हैं और कुछ में ट्रांसमिशन वगैरह पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो अगर ऐसा पेशेंट आपके पास मौजूद है जो जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, या जिसके अंदर जो डिजीज़ है वो कंटेमिनेटेड है। कंटेमिनेटेड का मकसद वो एक बंदे से हेल्थी से, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट से नॉर्मल बॉडी में ट्रांसमिट हो सकते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि वो उससे जो फ्लूइड रिलीज़ होगा उसके अंदर वायरस बैक्टीरिया होगा, तो ऑलरेडी हेल्थी पर्सन को अफेक्ट कर सकते हैं। द हेल्थ केयर टीम एंड द इन्वायरमेंट कैन बी ए सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन फॉर द पेशेंट। जो हेल्थ केयर और इन्वायरमेंट सोर्स है, ये कंटेमिनेशन की तरह काम करता है पेशेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हेल्थ केयर टीम पेशेंट को टच करेगा, या फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स है, जितने भी सोर्स है जो पेशेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो अगर स्टेरिलाइज नहीं है, वो अगर प्रॉपर तरीके से हमने उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन रिमूव नहीं किया है, तो वो कंटेमिनेटेड हो सकता है पेशेंट के लिए। एसेस ईच पेशेंट टू डिटरमाइन इफ़ ही हैज़ इन्फेक्शियस प्रोसेस, यानी हमने हर पेशेंट को एसेस करना है। एसेस का मतलब उसे डेटा लेना है। टू डिटरमाइन इफ़ ही इज़ इन्फेक्शियस प्रोसेस, अगर उसको कोई इन्फेक्शियस प्रोसेस लग गई है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक पेशेंट है, वो पेशेंट डेंजरस सिचुएशन में है, या फॉर एग्जांपल सपोज दैट नॉर्मल से कुछ डिसऑर्डरनेस में है, तो उस पेशेंट का हमने असेसमेंट लेना है, उसको ना हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लेना है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी भी डिजीज़ है। तो हमें ये पता चलता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा से कि वो प्रोग्नोसिस उसका किस तरफ जा रही है। यानी अगर प्रोग्नोसिस मिसाल के तौर पर नेगेटिव या पॉजिटिव जा रही है एक्सेट्रा, तो आपने हर पेशेंट का असेसमेंट करना है, क्योंकि इफ़ ही हैज़ डिटरमाइन इन्फेक्शियस प्रोसेस, आपने उसको डिटरमाइन करना है कि उसमें इन्फेक्शन मौजूद है या नहीं। चूज़ द बैरियर एप्रोप्रिएट टू इन्फेक्शियस प्रोसेस, आपने जो बैरियर है उसको प्रॉपर तरीके से चूज़ करना है। टू द इन्फेक्शियस प्रोसेस, इन्फेक्शियस प्रॉपर के लिए आप जो बैरियर रखते हैं उसको प्रॉपर तरीके से चूज़ करना है। मिसाल के तौर पर इन्फेक्शियस प्रोसेस कोरोना है, तो कोरोना के लिए जो बैरियर है, बैरियर का मकसद आपने आइसोलेट करना है, आपने उसके लिए अलहदा रूम देखना है वगैरह। तो जो पेशेंट और नर्स का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, उसका जो बैरियर है, ये एक्चुअली बैरियर की तरह काम करता है। तो आपने ये बैरियर को अच्छे तरीके से चूज़ करना है। आइसोलेट द डिजीज़ नॉट द पेशेंट, आपने डिजीज़ को आइसोलेट करना है, ना कि पेशेंट को। ऐसी डिजीज़ भी है जिसमें आपने पेशेंट को भी आइसोलेट करना है, लेकिन ऐसी डिजीज़ भी है जिसमें आप पेशेंट आइसोलेट नहीं कर सकते, लेकिन आपने डिजीज़ को आइसोलेट करना है। कंपोनेंट ऑफ मेंटेनिंग मेडिकल एसेप्सिस, वो कौन से कंपोनेंट है जो मेडिकल एसेप्सिस को मेंटेन रखती है। मिसाल के तौर पर मेडिकल एसेप्सिस का मेंटेन होने का मकसद ये है कि जो पैथोजन का नंबर है वो रिड्यूस करता है, पैथोजन का जो ग्रोथ है वो रिड्यूस करता है। एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मेंटेनिंग मेडिकल एसेप्सिस इंक्लूड मुश्तमिल है नंबर एक, आपने हैंड वॉशिंग करना है। यूटिलाइज ग्लव्स, आपने प्रॉपर तरीके से ग्लव्स इस्तेमाल करना है। गाउन इस्तेमाल करना है। एंड मास्क एज इंडिकेटेड, मास्क इस्तेमाल करना है, चाहे वो सर्जिकल हो, चाहे वो N95 हो, या सिंपल मास्क हो। गाउन्स उसी कपड़े को कहते हैं जो यूजुअली कोई ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन थिएटर रूम्स में इस्तेमाल होती है, या वैसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लीनिंग, यानी सफाई करनी चाहिए। डिसइंफेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट है उसको हमने डिसइंफेक्ट करना है। डिसइंफेक्शन का मकसद ये है कि अगर कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से या नॉन लिविंग मटेरियल से हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव किया, सिर्फ उसकी नॉन रिप्रोडक्टिव फेज या रिप्रोडक्टिव फेज उसको रिमूव किया, तो इस प्रोसेस को हम डिसइंफेक्शन कहते हैं। हैंडलिंग लेनिन इन अ वे दैट प्रिवेंट जर्म फ्रॉम स्प्रेडिंग, यानी जो लेनिन हमने हैंड ओवर करना है, क्योंकि बेड के ऊपर जो प्लास्टिक वगैरह पड़ा है, जो मैट्रेसेस के ऊपर जो लेनिन पड़ा है, तो उसको हमने प्रॉपर तरीके से हैंडल आउट करना है, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं इसके ऊपर, तो ऐसा ना हो कि आपको ट्रांसमिट हो जाए या स्प्रेड हो जाए। सर्जिकल एसेप्सिस कैसे कहते हैं, व्हाट इज सर्जिकल एसेप्सिस? तो डेफिनेशन है सर्जिकल एसेप्सिस का, स्टेरॉयल टेक्निक यूज्ड टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन और स्प्रेड ऑफ पैथोजन फ्रॉम एनवायरनमेंट इनटू द पेशेंट। इन वो स्टेरॉयल टेक्निक मेडिकल एसेप्सिस में हमने पढ़ा कि वो क्लीन टेक्निक्स होता है। क्लीन टेक्निक्स का मकसद ये है, हमने पहले भी बताया कि उसकी सिर्फ नंबर को रिड्यूस कर सकता है। अब वो प्रॉपर तरीके से आप क्लीन नहीं कर सकते, लेकिन उसका नंबर रिड्यूस हो सकती है। तो यहाँ पे सर्जिकल एसेप्सिस में वो स्टेराइल टेक्निक जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन और स्प्रेडिंग ऑफ पैथोजन फ्रॉम इन्वायरमेंट टू पेशेंट, जो इन्वायरमेंट से पेशेंट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन ट्रांसमिट ना हो जाए। तो ऐसी टेक्निक्स, ऐसा स्टेरलाइज टेक्निक जो इन्वायरमेंट से पेशेंट को पैथोजन ट्रांसमिट नहीं होने देंगे, तो ऐसी टेक्निक्स को हम सर्जिकल या स्टेराइल टेक्निक्स कहते हैं। refer to produce used to keep the object or area sterile from microorganism, यानी ये
जब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं सर्जिकल टेक्निक्स हम, तो ये एक ऐसा टेक्निक है जो बिल्कुल फ्री फ्रॉम ऑल वेजिटेटिव एंड नॉन वेजिटेटिव यानी रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव पैथोजन को रिमूव कर सकता है। तो एक ऐसा टेक्निक है जो फ्री होता है वो दोनों फेज से, रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव फेज में। टू बी स्टेराइल एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो स्टेरलाइज ऑब्जेक्ट होगा वो बिल्कुल फ्री होगा, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर मौजूद नहीं होगा, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव फेस हो या वेजिटेटिव फेस हो या नॉन रिप्रोडक्टिव फेस हो। This technique can be practiced by nurse in the OR in a surgical incision or that beside example inserting IV urinary catheter and reapplying sterile dressing where sterile instrument and supply are used। ये टेक्निक यूजुअली प्रैक्टिस के दौरान यानी नर्स इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, सर्जिकल इंसिजन, जिस तरह के सर्जिकल इंसिशन है मतलब ओटी में जो हम काम करते हैं एट्सेट्रा, सर्जिकल इंसीजर आपने इस्तेमाल करना है, जो ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन के लिए डिफरेंट टेक्निक्स आपने इस्तेमाल करना है क्योंकि आपने वहाँ पे स्किन की कटिंग करना है मुख्तलिफ तरह। आर दैट एट द बिसाइड या उसके साथ साथ एग्जांपल इंसर्टिंग आईवी यानी आपने जो आईवी इंजेक्शन उसको क्या करना है, आईवी इंट्रावेनस इंजेक्शन आपने लगाना है या उसको इंसर्ट करना है। ये इंट्रावेनस इंजेक्शन ये यूजुअली हमें यानी जब इंसर्ट करते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से स्टेराइल होना चाहिए। यूरिनरी कैथेटर, जो यूरिनरी कैथेटर होता है ये सर्जिकल एसेप्सिस में आता है, उसको प्रॉपर तरीके से आपने स्टेराइज करना है क्योंकि अगर आपने ऐसा कैथेटर इस्तेमाल किया जो प्रॉपर तरीके से स्टेराइल नहीं है तो ये प्रोसेस ये चांसेस हो सकती है कि जो डिजीज़ उसके ऊपर मौजूद है कैथेटर के ऊपर वो ट्रांसफ़र हो सकती है वो ऑलरेडी पेशेंट को। एंड रीअप्लाइंग स्टेराइल ड्रेसिंग, और आपने दोबारा जो रीअप्लाइंग स्टेराइल ड्रेसिंग, जो ड्रेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो प्रॉपर तरीके से स्टेराइल होना चाहिए क्योंकि इतने ज़्यादा तो ड्रेसर या क्लॉथ्स वगैरह मौजूद नहीं है गाउन्स, उसको प्रॉपर तरीके से आपने स्टेराइज करना है तो फिर आपने इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट एंड सप्लाई आर यूज, जो स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से स्टेरलाइज हो, यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ओटी के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं जो करते हैं तो आपको चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से स्टेराइल हो। अगर स्टेराइल ना हो तो चांसेस हो सकते हैं कि मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है क्योंकि ये ब्लड डिफ्यूजन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिजीज़ ज़्यादातर नॉर्मल है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिजीज़ का जो प्रोसेस है यानी ब्लड के ज़रिए ट्रांसमिट होना वायरस बैक्टीरिया वगैरह, तो इसमें ज़्यादातर चांसेस कैंसर का भी हो सकता है, ट्यूमर वगैरह, एड्स, जो जितनी भी हेपेटाइटिस सी, जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है ये ट्रांसमिट हो सकती है। इन सर्जिकल एब्सेस एन एरिया और ऑब्जेक्ट में बी कंसीडर्ड कंटेमिनेटेड, जो सर्जिकल एब्सेस होता है इसमें जो एरिया होता है या जो ऑब्जेक्ट होता है वो कंटेमिनेटेड होता है। इफ टच बाय एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ नॉट स्टेराइल, अगर आपने ऐसी जगह को टच किया, लेकिन अगर आपने ऐसी जगह को टच किया किसी ऑब्जेक्ट को कि वो स्टेराइल नहीं है, एग्जाम्पल अ टीयर इन अ सर्जिकल ग्लव्स ड्यूरिंग अ प्रोसीजर, अ स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट प्लेस ऑन अनस्टेराइल सरफेस। मिसाल के तौर पर आप जो एरिया को टच करते हैं या जो ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट स्टेराइल नहीं है तो ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि ये डिजीज़ आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। मिसाल के तौर पर टीयर इन ए सर्जिकल ग्लव्स, जो टीयर है सर्जिकल ग्लव्स के ऊपर ड्यूरिंग ए प्रोसीजर, आप प्रोसीजर के दौरान जो सर्जिकल ग्लव्स पे क्या लग गई, टीयर लग गई। टीयर का मतलब जो आंखों से निकलती है फ्लूइड। अ स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड ऑन अनस्टेराइल सरफेस, अगर आपने स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट को अनस्टेराइल सरफेस पे रख दिया, इसका मकसद ये है इस फिक्रे का कि फॉर एग्जांपल आप जो प्रोसीजर जब कोई सर्जरी करवाते हैं तो इसी सर्जरी के दौरान आपके ग्लव्स पर क्या लग गई, टीयर लग गई। जो आंखों से जो फ्लूइड रिलीज होता है टीयर, हम उसको क्या कहते हैं, यूजुअली हम उसको यूनिट टीयर कहते हैं। तो वो टीयर आपके ग्लव्स पे लग गई तो वो ग्लव्स आपने फिर ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करना है, तो वो ग्लव्स के ऊपर टीयर मौजूद है, तो टीयर में मुख्तलिफ तरह के वायरस, इंजाइम, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया वगैरह मौजूद है, तो वो ग्लव्स पर मौजूद है। तो ग्लव्स के ज़रिए आप अगर कोई ऑपरेशन करते हैं तो ज़ाहिर बात है ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हो जाएगी, यानी वो ब्लड के साथ कॉन्टैक्ट होगा, वो ग्लव्स, वो जब ब्लड के साथ कॉन्टैक्ट होगा किसी पेशेंट का तो ज़ाहिर बात है कि प्रोसेस ट्रांसमिट हो जाएगी, मतलब आपने उसी ब्लड को कंटेमिनेट किया। The nurse, surgical sepsis, the nurse working with sterile field or the sterile equipment must be understand that the slightest break in the technique result in contamination। आप जो यानी नर्स जो स्टेराइल फील्ड में है या जो स्टेरलाइज टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है या जो स्टेरलाइज इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको चाहिए आपने उसको देखना है कि कहीं पर वो तो ब्रेक नहीं हुई, यानी कहीं पर ये स्टेराइल इक्विपमेंट ब्रेकिंग तो नहीं है। अगर वो ब्रेक है तो जाहिर बात है कि वो कंटेमिनेटेड हो सकता है।
कॉर्नरस्टोन ऑफ सर्जिकल एसेप्सिस का कॉर्नरस्टोन क्या है, यानी साइड वाइज वो कौन सा फैक्टर है जो सर्जिकल एसेप्सिस में हेल्पफुल है। नो व्हाट इज स्टीराइल, यानी हमने जाना है कि स्टेराइलिटी क्या चीज़ है। नो व्हाट इज नॉट स्टीराइल, हमने जाना है कि स्टेराइल क्या है, नॉन स्टेराइल प्रोसेस क्या है। कीप टू टू पार्ट, हमने दो हिस्सों को रखना है। रेमेडी कंटेमिनेशन, इमीडिएटली अगर कोई कंटेमिनेशन लग गई तो हमने इमीडिएटली उसको क्या करना है, रिमूव करना है। प्रिंसिपल एंड रोटेशनल, तो प्रिंसिपल ऑफ सर्जिकल एसेप्सिस क्या है उसको हमने डिटेल से पढ़ना है कि प्रिंसिपल ऑफ सर्जिकल एसेप्सिस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे प्रिंसिपल और दूसरी रोटेशनल। प्रिंसिपल क्या है, ऑलवेज फेस द स्टेराइल फील्ड, डो नॉट टर्न बैक और साइड ऑन द स्टेराइल फील्ड, यानी हमने जो स्टेराइल फील्ड इस्तेमाल करना है वो हमेशा उसकी फेस को इस्तेमाल करना है। यानी आपने ऐसे नहीं किया फिर तो आप बैक इस्तेमाल करें या साइड इस्तेमाल करें किसी स्टेराइल फील्ड का। रोटेशनल फील्ड्स का क्या है, रोटेशन उसका क्या है, स्टीराइल ऑब्जेक्ट विच आर आउट ऑफ विजन आर कंसिडर्ड क्वेश्चनेबल एंड देयर स्टेरिलिटी कैन नॉट बी ओरिएंटेड, यानी वो स्टीराइल ऑब्जेक्ट विच आर आउट ऑफ विजन, जो आउट ऑफ विजन है, मतलब आउट ऑफ विजन इसका मकसद ये है कि जो स्टीराइल ऑब्जेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप देख नहीं सकते, जो जिस जगह पे आप एंटर करते हैं उसको आप प्रॉपर तरीके से देख नहीं सकते, जो ऑपरेशन के दौरान आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चनेबल है। क्वेश्चनेबल का मतलब उसके ऊपर डिफरेंट फैक्टर इफेक्ट हो सकते हैं, ये प्रोसेस स्टीराइल है या नहीं है एटसेट्रा। कीप स्टीराइल इक्विपमेंट अबव योर वेस्ट, योर वाइस्ट लेवल और अबव द टेबल लेवल, यानी जो स्टीराइल इक्विपमेंट है वो टेबल पे कभी टच नहीं करना है, क्योंकि वो टेबल भी कंटेमिनेटेड हो सकते हैं, तो फिर भी ट्रांसमिशन हो सकती है डिजीज़ की। इन वाइस्ट या अबव द टेबल एंड टेबल लेवल आर कंसिडर्ड मार्जिन ऑफ द सेफ्टी एंड विल प्रोमोट द मैक्सिमम विजिबिलिटी ऑफ द स्टीराइल फील्ड टू प्रिवेंट और ड्रॉप इन्फेक्शन। तो जो टेबल है ये कंसिडर होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड विल प्रोमोट मैक्सिमम विजिबिलिटी ऑफ द स्टेराइल फील्ड। जो टेबल है उसका जो मार्जिन है वो ज़्यादातर सेफ्टी पर मुश्तमिल है, जो सेफ्टी पर मुश्तमिल है तो ज़ाहिर बात है कि वो ज़्यादा विजिबल होगा, तो वो स्टेराइल की तरह काम करेगा, मतलब वो किसी भी डिजीज़ को ट्रांसमिट नहीं होने देगा। प्रिंसिपल में जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, डो नॉट स्पीक द स्नीज एंड कफ और स्टेराइल फील्ड, नेवर रीच एक्सेस स्टीराइल फील्ड, आपने कभी स्पीकिंग बोलना नहीं है, स्नीजिंग नहीं करना है, और आपने कभी कफिंग नहीं करना है स्टीराइल थिकनेस के ऊपर या स्टीराइल फील्ड के ऊपर, आपने न कभी बोलना है, न स्नीज करना है और न कफिंग करना है, क्योंकि इसके ज़रिए आपके मुंह से या स्नीजिंग प्रोसेस के ज़रिए या स्पीकिंग के ज़रिए आप उसी स्टीराइल फील्ड को अफेक्ट कर सकते हैं। तो जो लास्ट ऑप्शन है रोटेशनल है, रोटेशनल का जो लास्ट ऑप्शन है, व्हेन when a non-sterile object is held above sterile object, gravity cause microorganism to fall onto the sterile object, अगर आप किसी नॉन स्टेराइल ऑब्जेक्ट, स्टेराइल ऑब्जेक्ट को आप ऊपर रख दे और नॉन स्टेराइल ऑब्जेक्ट को आप नीचे रख दे तो ये पॉसिबल हो सकता है। अगर आप नॉन स्टेराइल ऑब्जेक्ट को ऊपर रख ले और स्टेराइल को नीचे उसके रख ले तो ये ग्रेविटी के ज़रिए, ये नॉन स्टेराइल ऑब्जेक्ट से ग्रेविटी के ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाउनवर्ड पीछे आ सकती है तो स्टेराइल ऑब्जेक्ट पे, तो ये भी डिजीज ट्रांसमिशन में मदद दे सकती है। तीसरा प्रिंसिपल है नेक्स्ट साइड पे अगर आप देखें तो कीप द अनस्टेराइल ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम स्टेराइल ऑब्जेक्ट, यानी आपने अनस्टेराइल ऑब्जेक्ट को स्टेराइल से दूर रखना है। इसका रोटेशनल ये है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी ट्रांसफर वेन एवर अ नॉन स्टेराइल ऑब्जेक्ट टच द स्टेराइल ऑब्जेक्ट, इसका रोटेशन ये है इस प्रिंसिपल का कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र हो सकती है फ्रॉम नॉन स्टीराइल से तो स्टीराइल की तरफ। कीप द स्टीराइल फील्ड ड्राई, आपने स्टीराइल फील्ड को ड्राई करना है। ड्राई का मकसद आप भी उसको इग्निशन के ज़रिए भी ड्राई कर सकते हैं, आप उस फायर के ज़रिए भी, यानी बॉइलिंग पैन के ज़रिए भी आप ड्राई कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीके से। ड्राई का मकसद ये है कि उसका जो वाटर है उस स्टीराइल फील्ड से बिल्कुल रिमूव हो जाए, या फॉर एग्जांपल ऑटोक्लेविंग में ड्राई हो सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका रोटेशन ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डो नॉट पास इजीली थ्रू अ ड्राई सरफेस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ड्राई सरफेस के ऊपर आसानी से नहीं गुजार सकती, क्योंकि ड्राई सरफेस ऐसा सरफेस है जिसके ऊपर वाटर मौजूद नहीं, जो वाटर मौजूद नहीं तो ये चांसेस हो नहीं सकते कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर ग्रो करे। द एज ऑफ, यानी प्रिंसिपल में आता है द एज ऑफ स्टेराइल फील्ड इज़ कंसिडर्ड अनस्टेराइल, जो स्टेराइल का एज है वो कंसिडर होता है कि ये अनस्टेराइल है, यानी स्टेराइल ऑब्जेक्ट का जो एज है, किनारा है, वो अनस्टेराइलिटी कंसिडर होता है। तो उसका रोटेशन है कि प्रॉक्सिमिटी टू कंटेमिनेटेड एरिया मेक स्टेराइल डाउटफुल, जो प्रॉक्सिमिटी है कंटेमिनेटेड मतलब वो एज है उसमें शक है, उसमें शक शुबा है कि वो स्टेराइल कि वहाँ पर कंटेमिनेटेड हो सकते हैं। जो स्टेराइल फील्ड का एज है वहाँ पर शक हो सकती है कि वो कंटेमिनेटेड हो। लास्ट पॉइंट है प्रिंसिपल का, ए हैंडल लिक्विड cautiously near the sterile field or prevent drop or vapor from the become wet,
बिकमिंग वीटो। आपने हैंडल करना है जो लिक्विड मटेरियल हो, ये स्टेराइल फील्ड के साथ आपने नज़दीक नहीं रखना है, क्योंकि ये हो सकता है कि जो लिक्विड मटेरियल है वो स्टेराइल ऑब्जेक्ट को टच करके या फिर मुयस्सर पार्टिकल वहाँ से फॉर एग्जांपल वेपर के फॉर्म में वहाँ से रिमूव हो, वहाँ से जा कर के स्टेराइल टेक्निक पे लग सकते हैं। रोटेशनल पॉइंट उसका ये है कि व्हेन अ लिक्विड वेट्स इज कनेक्ट अ नॉन स्टेराइल फील्ड विद स्टेराइल फील्ड, अगर लिक्विड पार्टिकल वो कनेक्ट हुआ नॉन स्टेराइल फील्ड के साथ, तो फिर नॉन स्टेराइल फील्ड के साथ फिर कनेक्ट हुआ वो नॉन स्टेराइल फील्ड के साथ जो लिक्विड मॉलिक्यूल अटैच हुआ था, वही लिक्विड मॉलिक्यूल नॉन स्टेराइल से हट करके फिर कहा गया वो स्टेराइल फील्ड में गया, तो जाहिर बात है कि ये भी ट्रांसमिशन का सबब बन सकते हैं। यानी प्रिंसिपल ऑफ सर्जिकल स्टेप्स का जो लास्ट प्रिंसिपल है वो क्या है, ईच स्टेराइल सप्लाई शुड बी क्लियरली लेबल एज इट टू कॉन्टिनेंट टाइम एंड द डेट ऑफ स्टेरिलाइजेशन, कि आपने जब भी स्टेरिलाइज सप्लाई करना है, जो भी स्टेराइल इक्विपमेंट्स आपने सप्लाई करना है उसके ऊपर बाकायदा एक लेबल बनाना है, टाइम भी लिखना है, डेट भी लिखना है कि इस टाइम पर ऐसी डेट पर हमने उसको स्टेरिलाइज किया था। इसका रोटेशन ये है टू इंश्योर स्टेरिलिटी, ये हम किस मकसद के लिए करते हैं, कि इंश्योर स्टेरिलिटी, कि इंश्योर हो जाए कि हमने ये स्टेराइल किया है। दूसरा पॉइंट, नेवर इज्यूम दैट ऑब्जेक्ट इज स्टेराइल, ऑलवेज चेक द स्टेरिलिटी, यानी आपने कभी इसको इज्यूम नहीं करना कि ऑब्जेक्ट स्टेराइल है, यानी अंदाजे के मुताबिक आपने कभी भी यह नहीं करना। इसको अंदाजे के मुताबिक आपने ये कभी भी नहीं कह सकते, आपने कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि ये बिल्कुल स्टीराइल है, मैंने देखा एटसेट्रा। जब भी उसके ऊपर एक लेबल वगैरह डायग्राम मौजूद रहो तो आप उससे नहीं कह सकते कि स्टीराइल है। ऑलवेज चेक स्टेरिलिटी, स्टेरिलाइजेशन चेक करना है, डेट उसके ऊपर, टाइम उसके ऊपर चेक करना है कि कौन सी टाइम पर यानी कौन सी डेट पर हमने उसको स्टेरिलाइज किया था। उसका रोटेशन क्या है, स्टेरिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेब इन अ पेपर और क्लॉथ बिकम डाउटफुल आफ्टर 4 वीक्स। तो जब भी स्टेराइल्स इक्विपमेंट आपने पेपर्स के ऊपर रेप किया, यानी स्टेराइल्स इक्विपमेंट्स के ऊपर आपने पेपर को रेप किया, यानी पेपर में आपने बांधा या फॉर एग्जांपल कोई क्लॉथ्स वगैरह में आपने बांधा, तो ये चांसेस हो सकते हैं कि 4 वीक्स के बाद ये स्टेराइल इक्विपमेंट पर अनस्टेराइल बन जाए, क्योंकि ये एक्सपोजर होती है या जो पेपर के साथ अटैचमेंट हो सकती है स्टेराइल की, तो कंटेमिनेटेड हो सकती है। फोर्थ पॉइंट ये है, अवॉइडेड स्वीपिंग एंड डस्टिंग व्हेन द स्टेराइल ऑब्जेक्ट आर ओपन, जब आप स्टेराइल ऑब्जेक्ट को ओपन करते हैं तो ये जब यानी इसी दौरान आप रैपिंग करते हैं या फॉर एग्जांपल इसी दौरान आप स्वीपिंग करते हैं, झाड़ू फेरते हैं, इसकी दौरान जो डस्ट रिलीज होती है, क्योंकि इन्वायरमेंट इज़ अ फुल इन्वायरमेंट एक फेवरेबल सिचुएशन है बैक्टीरिया के लिए, इन इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया वायरस मौजूद है, तो जब भी आप स्टेराइल थिकनेस को ओपन करते हैं वहाँ पर डस्ट मौजूद हो तो ये चांसेस हो सकती है कि वो स्टेराइल ऑब्जेक्ट नॉन स्टेराइल बन जाए। इसका रोटेशन ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रेवल इन अ डस्ट पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रेवल हो सकती है डस्ट पार्टिकल के अंदर। फोर्थ जो लास्ट प्रिंसिपल है वो ये है कि पुट ऑन मास्क, वॉश हैंड, पुट ऑन गाउन्स एंड ग्लव्स बिफोर हैंडलिंग स्टेराइल सपोर्ट। जब भी स्टेराइल सपोर्ट या स्टेराइल सप्लाईज आप टच करते हैं, हैंडल आउट करते हैं, तो आपने प्रॉपर तरीके से वॉशिंग करना है हैंड, गाउन्स इस्तेमाल करना है, मास्क इस्तेमाल करना है, ग्लव्स इस्तेमाल करें, यानी किस मकसद के लिए, इसका रोटेशन ये है टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, के कंटेमिनेशन से बच जाए। प्रोसीजर इंक्लूडिंग इन सर्जिकल एक्सेप्शन में कौन सी प्रोसीजर मौजूद है, सर्जिकल हैंड स्क्रबिंग, जब आप सर्जिकल हैंड स्क्रबिंग करते हैं, डोनिंग अ गाउन, जब आप गाउन को डोनेट करते हैं, मिसाल के तौर पर ओटी में एक का काम हुआ तो उसने जो गाउन इस्तेमाल किया था वो किसी दूसरे ने इस्तेमाल किया, तो ऐसी गाउन को आपने स्टीराइल रखना है। सर्जिकल हैंड स्क्रब, यानी जो सर्जिकल हैंड स्क्रब का मकसद ये है जो सर्जिकली फॉर एग्जांपल आप जो हैंडोर जो स्टेरलाइज इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ज़ाहिर बात है जो इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इनमें से ऐसे इक्विपमेंट्स भी मौजूद है जो पहली बार पर हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो आपने उसको स्टेरलाइज करना है। अप्लाइंग एंड रिमूविंग अ स्टेरलाइज ग्लव्स, यानी जो ग्लव्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो पहले अप्लाई करना है, फिर उसको रिमूव करना है, ग्लव्स की ज़रूरत नहीं, वो बार बार रिमूव होना है। जो भी पेशेंट आता है, जो भी नर्स आता है, तो ग्लव्स को रिमूव करना है। स्टेरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट है उसको स्टेरलाइज करना है। रिमेंबर, याद रखें, इफेक्टिवनेस ऑफ एसेप्टिक प्रैक्टिस डिपेंड ऑन नर्स कंसाइटोसनेस एंड कंसिस्टेंसी इन यूजिंग इफेक्टिव एसेप्टिक टेक्निक, यानी इफेक्टिव एसेप्टिक प्रैक्टिस का जो इफेक्टिवनेस है कि आप ज़्यादातर एसेप्टिक टेक्निक्स को अफेक्टेबल हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है नर्स की कंसिस्टेंसी पे, उसकी मुस्तकिल मिजाजी पे डिपेंड करता है कि आया वो डेली के बेस पर ये डेली के बेस पर यानी वो ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता।
द नर्स ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग क्लाइंट विद सेफ इन्वायरमेंट। नर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है को हमेशा क्लाइंट्स के लिए सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। द नर्स फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी द क्लाइंट टू फर्स्ट डू नो हार्म। यानी जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्स की वो ये है कि वो क्लाइंट को बेनिफिशियल इन्वायरमेंट सप्लाई करना है, सेफ इन्वायरमेंट सप्लाई करना है, न कि हार्म्स इन्वायरमेंट। इन एजी सेकेंड पैराग्राफ का it is easy to forget key procedural steps or when hurried to take a shortcut that break aseptic procedure. However, the nurse failure to be meticulous will be place the client a risk for infections that can be seriously impair recovery। यानी प्रोसेस हो सकती है, ये चांसेस हो सकती है कि जब कभी आप कोई सर्जरी के दौरान फॉर एग्जांपल आप सर्जरी करते हैं तो इसी दौरान फॉर एग्जांपल कोई एसेप्टिक टेक्निक्स टूट गया या एसेप्टिक टेक्निक्स फॉर एग्जांपल बाकी रह गया पेशेंट के अंदर, तो ये प्रोसेस हो सकती है, ये बहुत लंबा चौड़ा डिसऑर्डर वगैरह उसकी वजह से काज हो सकती है, ट्यूमर है, कैंसर है। यानी ये बहुत आपने बहुत ध्यान से करना है क्योंकि ये एम्पेयर्ड रिकवरी है। फिर अगर आपने दोबारा से ऑपरेशन को खोलना है तो ये प्रोसेस लंबी होती चली जाएगी। हेपेटाइटिस सी वायरस, ट्यूमर, कैंसर, एड्स, यानी जो क्रिटिकल डिजीज है वो काज हो सकती है। चेन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे, ये जो मेन टॉपिक है चेन ऑफ इन्फेक्शन। अच्छा डियर स्टूडेंट, हमने जो मेडिकल एसेप्सिस पढ़ा और सर्जिकल एसेप्सिस बहुत डिटेल से पढ़ा कि व्हाट इज़ मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस क्या कैसे कहते हैं। ये फिफ्थ चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। अब इसी फिफ्थ चैप्टर के दूसरी पार्ट को हम पढ़ेंगे चेन ऑफ इन्फेक्शन, लेकिन ये पार्ट तो पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे, दूसरी पार्ट्स में पढ़ेंगे, दूसरी वीडियो में हम उसको अपलोड करेंगे क्योंकि ये ज़्यादातर लंबी होती जाएगी, तो हम इसको चेन ऑफ इन्फेक्शन दूसरी वीडियो में इसी सेम चैप्टर को पढ़ेंगे।